चलिए करेंगे शुरुआत चुनावी खबर अखबार पर नजर की। और इससे पहले बात होगी बिहार की। बिहार में पीएम मोदी का बयान सामने आया। पहले कमजोर माना जाता था देश, अब भारत घर में घुसकर मारता है। तो अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, आपको बता दें, जिसमें पीएम मोदी ने जमुई में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। भारत के राज में भारत को गरीब और कमजोर देश माना जाता था। छोटे छोटे देश को जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करते चले आते थे। और जब तक दूसरे कांग्रेस जो देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी, पीएम मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत का जो मानना है कि घर में घुसकर हम मारने की अब ताकत रखते हैं। आज का भारत दुनिया को दिखा सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और बिहार से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मंच से उन्होंने जमकर पुरानी सरकार को कोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले बिहार में जंगल राज था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, साथ ही साथ नीतीश कुमार की तारीफ भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान। और देखिए, अमर उजाला की वो खबर भी आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस राज में कमजोर माना जाता था देश और अब भारत घर में घुसकर मारता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बिहार में पीएम बोले, भर्ती के नाम पर जमीन लिखवाने वाले नहीं कर सकते जनता का भला। ये बड़ा निशाना जो है दीपिका, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है साधा है। और देखिए, ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जब नीतीश कुमार मंच पर संबोधित करे थे, तो नीतीश कुमार ने भी कहा था कि पहले हम भटक गए थे और अब नहीं जाएंगे, वापस जो है एनडीए में हमारी वापसी हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड रहा है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले। का सिलसिला जो है ना मोनिका, वो खत्म नहीं होता। हालांकि समय समय पर यूं कहें कि नीतीश कुमार को याद आ जाता है। देखिए, बहुत दिलचस्प है मोनिका कि INDIA गठबंधन की जो शुरुआत की गई थी, जो झंडा बुलंद किया गया था, वह नीतीश कुमार ही थे, जो तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे, वहां के सीएम से मुखातिब हो रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। लेकिन जब बात नहीं बनी कांग्रेस से, तब वह बीजेपी के साथ आ जाते हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ देते हैं। तो अब देखिए, ये देखा जा रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जो अराजकता फैली हुई थी, ये बीजेपी का मानना है। शासन आने के बाद बीजेपी का कहीं ना कहीं वो अराजकता बहुत हद तक दूर हो गई है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया दीपिका कि जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो कोई शिकायत नहीं आती थी। लालू यादव के कार्यकाल में तो बहुत सारी बातें सामने आई, जमीन, नौकरी, ये सब तमाम बातें। तो इन सब बातों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किया और कहा कि जो लोग इस तरह से जमीन हड़पने की बात कर सकते हैं, वो कहाँ बिहार का भला करेंगे। उन्होंने कहा उस वक्त में रेल में इतने घोटाले हुए थे, लेकिन आज देखिए लोग वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपनी पीठ भी थपथपाई कि जो जंगल राज का जिक्र बार बार जेडीयू करती है कि आरजेडी के वक्त में, लालू प्रसाद यादव के वक्त में बिहार में जंगल राज कायम था, जंगल राज कायम था। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि किस तरीके से युवाओं की शादी की जाती थी, ठीक है, उनको उठा लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था। वो तमाम सिनेरियो आरजेडी के वक्त था। और कहीं ना कहीं जेडीयू का यही कहना था कि आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव उन तमाम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि अब दामन को छोड़ना पड़ा है आरजेडी का, कांग्रेस का, और वापस से बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारी और भी बातें कही, जैसे कि कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में दुनिया हमारी सलाह लेती है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर आप देखें वैश्विक स्तर पर, साथ ही साथ हमने G20 ऑर्गेनाइज किया। और ये भी कहा कि अगर आप सोचते हैं तो ये सब कुछ संभव हुआ है मोदी की वजह से, तो नहीं, ऐसा वोट की वजह से हुआ है। जो आपने कीमती वोट हमें दिया है, हमारी सरकार को दिया है, उसी वजह से इतने तमाम जो है वो काम हुए हैं आम जनता के लिए। बिल्कुल, चलिए बढ़ेंगे आगे। संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया, टिप्पणी की है, राज्य सरकार की भूमिका में सवाल खड़े किए गए। अमर उजाला ने और दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से भी छापा है। तो फिलहाल देखिए, संदेश खाली बेहद शर्मनाक था। किस तरीके से दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से पहले पेज पे सबसे पहले बैनर के नीचे, आपको देखिए बैनर के जस्ट नीचे इस खबर को छापा है। संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक, कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कहा। क्या कहा जरा जान लीजिए। नसीहत भी अदालत ने दी, अदालत ने दी है नसीहत। बंगाल सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। इधर शाहजहां के बैंक खातों को
फ्रीज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और इसी के साथ साथ देखिए, पुलिस ने शाहजहां के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र को वापस भी लिया। तो हाईकोर्ट ने फटकार के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख के खिलाफ हत्या के एक मामले में दायर पूरक याचिका जो आरोप पत्र है उसे वापस ले लिया। ये मामला संदेश खाली में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या से संबंध में पुराने केस से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा किस तरीके से संदेश खाली को लेकर जब ये पूरा मामला सामने आया था तो पूरे देश में मानो हाहाकार मच गया हो। वहां की महिलाओं ने बड़ा रो रो कर ये कहा था किस तरीके से शाहजहां शेख ने उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन वहां की पुलिस इतनी अराजक हो गई थी कि वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को सुध लेने के लिए पहुंचा भी नहीं गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। बिल्कुल, और देखिए अमर उजाला के फ्रंट पेज पे भी ये खबर छपी है, तरजीह मिली है कि संदेश खाली में जो हुआ उसके लिए 100% राज्य सरकार जिम्मेदार है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। और देखिए ये भी टिप्पणी की गई कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। ये बड़ा झटका है पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए, अगर इस तरह का मुद्दा जो है हाईकोर्ट खुद इस पर सख्त टिप्पणी कर रहा है। और हाँ। आने वाले चुनावों में दीपिका ये डेफिनेटली 100% ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है संदेश खाली। और कहीं ना कहीं जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, उसको इसका खामियाजा भी निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि संदेश खाली महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। और इसमें जो संलिप्तता पाई गई है, इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, वो खुद कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी उन्हें उनका शाहजहां शेख संरक्षण खुद प्राप्त है। टीएमसी के है और नेता, जो उसी के पीड़िता, साथ। बिल्कुल संदेश हाँ। खाली की जो पीड़िता है वो खुद अब चुनावी मैदान में, तो जाहिर तौर पर लोग उन्हीं को वोट और करेंगे। देखिए, आप देखिए, ना सिर्फ संदेश खाली तो एक घटना मात्र हम कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो लगातार आपको ऐसी अराजकता नजर आएगी। लोग डरते हैं वहां पर वोट देने से। यदि कोई भी चुनाव हो, चाहे देखिए हम लोकसभा विधानसभा चुनाव तो बड़े चुनावों की बात कर रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव भी होता है तो वहां पर भी अराजकता का माहौल होता है। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ संदेश खाली में फटकार लगा रहा है, इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट अराजकता को लेकर भी कई दफा पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी जारी कर चुका है। वहां के जो टीएमसी के नेता हैं वो किस तरीके से हाइपर हो जाते हैं, किस तरीके से तमाम नेताओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको मारते हैं, ये खबरें आम हो गई थी और इसको लेकर संज्ञान लेना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पिछले कुछ वक्त से अगर हम देखें तो टीएमसी की ही सरकार वहां पर आ रही है, लोगों के पास कोई बड़ा विकल्प नहीं है। टीएमसी ही बार बार जो है सरकार में लौट कर आती है। लेफ्ट का कितना लंबा शासन खत्म किया, लगभग 30 साल का शासन खत्म किया ममता बनर्जी ने, और अभी तक जैसे ही लेफ्ट को हराया है ममता बनर्जी ही विधानसभा में कायम है। बिल्कुल, चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। सुनीता केजरीवाल ने फिर से पढ़ा है अरविंद केजरीवाल का संदेश। विधायकों को क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। दैनिक जागरण में खबर छपी है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से अपना संदेश भेजा है और कहा है कि विधायक रोजाना अपने क्षेत्रों का दौरा करें और ये सुनिश्चित करें कि वहां की जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार जो है सुनीता केजरीवाल मीडिया के समक्ष आ रही हैं, प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल वैसे ही सुनीता केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। और लगातार उनकी तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि जनता जेल में भले ही है लेकिन वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता जो है एकदम। देखो इस खबर को जरा आप देखिए, हम लगातार देखिए, ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ये उसकी तस्वीरें हैं। इसके बाद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें जरा आप देखिए, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, ये पहली कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आप देखेंगे, देखिए वो तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें जस्ट पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। हम चाहते हैं उस तस्वीर को आप देखिए। उस तस्वीर के जरिए अब आप देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को शहीद का दर्जा देने की कोशिश यहाँ पे आम आदमी पार्टी कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के बीच में तस्वीर इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें लगाई गई है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। मोनिका, इसको आप समझिए, इसको हमें दर्शकों को भी समझना चाहिए। इससे पहले कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सुनीता केजरीवाल के द्वारा, तो 2 तस्वीरें ही उनके आगे सामने नजर आती थी, एक तरफ शहीद भगत सिंह थे और एक तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये
तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और देखिए बहुत दिलचस्प है कि कल जैसे ही यूं कहे कि संजय सिंह जैसे ही बाहर निकले, वह शाम को राजघाट पहुंचते हैं, गांधी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखिए बहुत दिलचस्प है, यदि हम गांधी जी का जिक्र करते हैं तो सभी को पता है शराब को लेकर गांधी जी की मंशा क्या थी, उनकी सोच क्या थी। और शराब मामले को लेकर ही संजय सिंह जेल में भी है और जमानत पर बाहर आए। तो यही देखिए, कथनी और करनी में अंतर इसे ही कहा जाता है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, और ये तस्वीर जो थी वो पूरे दिन मीडिया की सुर्खियां रही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो फिलहाल मंशा है, जो लगातार वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, वो ये कि सरकार तो जेल से ही चलेगी और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहेंगे। वो लगातार ये साबित करने की कोशिश करें कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता के बारे में सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सुविधाएं जो है वहाँ की जनता को दी गई, दिल्ली की जनता की, उनसे कोई भी समझौता ना किया जाए, वो तमाम सुविधाएं उन्हें लगातार मिलती रहे। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और इसीलिए बार बार सुनीता केजरीवाल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं, समक्ष आ रही हैं मीडिया के। हाँ, हम वही कह रहे हैं। हमेशा सुनीता केजरीवाल ने कल बड़े ही एक बार फिर से भावुक होकर नजर आई थी। कहा था मैं उनका जो संदेश है वो आप तक पहुंचाती हूँ, विधायकों तक पहुंचाती हूँ। विधायकों से उन्होंने ये कहा कि देखिए आप जाइए, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आप जाइए, दिल्ली की जनता को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप घर घर जाइए, उनकी समस्याओं से वाकिफ होइए। और इसी के साथ साथ देखिए, कहा जा रहा है ना कि राजनीति कैसे करवट बदलती है, राजनीति में कैसे पानी की तरह उसी शेप में ढल जाते हैं आप, ये तस्वीरें बताती हैं। तस्वीरें वही जिसका जिक्र एक बार फिर मैं कर रही हूँ कि वो तस्वीर जिसमें जेल के भीतर ठीक सुनीता केजरीवाल के वो पीछे तस्वीर थी, जिसमें कहा जा रहा था देखिए अरविंद केजरीवाल अब वो शहीद का दर्जा आम आदमी पार्टी उनको दे रही है बतौर शहीद। जैसे कि शहीद भगत सिंह जेल में भर्ती थे, जेल में चले गए थे, और ऐसे अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी कि शहीद भगत सिंह से आप तुलना कर रहे हैं, जरा उनके बारे में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। शहीद भगत सिंह ने कभी भी बिल्कुल अपने आप में जमानत को लेकर ये नहीं कहा था कि मुझे जमानत दे दी जाए। बिल्कुल। चलिए मोनिका आगे। चलिए, अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। अमर उजाला में खबर छपी है, कुछ और अखबारों में तरजीह दी गई है। देखिए, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर अदालत ने आदेश जारी कर दिया है। देखिए, अदालत ने इस मामले में कहा कि कोर्ट सारे काम नहीं कर सकती है, आपको जहां जाना है जाइए, हमको आदेश पारित नहीं करना है। तो देखिए, ये बड़ा झटका कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें केजरीवाल को पद से हटाने की मांग हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ठुकरा दी है। देखिए, ये बड़ी खबर है। इसे भी पहले पेज पे जो है जगह मिली है, और देखिए साफ तौर पर कह दिया है अदालत ने, अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि कई बार राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत हित कुर्बान करने पड़ते हैं, पर ये उनका अपना फैसला है, वो जो चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से एक छोटा सा तंज कर दिया गया है, कह दिया गया है कि देखिए राष्ट्रीय हित के आगे आपको अपना व्यक्तिगत हित जो है कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी निजी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए। इसीलिए हस्तक्षेप से दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर इनकार कर दिया है। देखिए, ये वीके सक्सेना के लिए थोड़ा सा झटका माना जाएगा, जो कि कहा जा रहा था ना कि जो बॉल है उनके पाले में है, अब वो चाहें तो वह मुख्यमंत्री रह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, नहीं चाहे तो नहीं। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका को हम ठुकरा चुके हैं। और देखिए दीपिका, और ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल राहत की खबर। देखिए, इसमें इस बात का भी जिक्र है कि हम राज्य का प्रशासन नहीं संभालते और कानून के हिसाब से ही चलना होगा, और जो भी आप कुछ मांग की जा रही है इस याचिका में, उसके हल के लिए आप चले जाइए एलजी के पास, एलजी से आप समाधान मांगिए। यानी कुल मिलाकर बॉल जो है, गेंद जो है, वो फिर से एलजी के पाले में, एलजी के पाले में है। लेकिन ये भी साफ कर दिया है उन्होंने कि हम उनको पद से हटाने का कोई याचिका को स्वीकार नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए, जान लीजिए। और ये बहुत आसान नहीं है मोनिका कि बीजेपी या फिर एलजी मिलके इतनी आसानी से चुनी हुई सरकार को वहां से हटा दे, उनके पद से निष्कासित कर दे। और एक छोटी सी टिप्पणी और हाईकोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि संविधान में इस बात की कल्पना नहीं की गई थी कि कोई मुख्यमंत्री या जेल पुलिस हिरासत से चलाएगा। ये तमाम बातें जो है कोर्ट में उस दौरान कही गई थी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और देखिए गौरव वल्लभ जो है
समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दैनिक जागरण में खबर छपी है, अमर उजाला में इसे तरजीह दी गई है क्योंकि ये कल की बड़ी खबर थी। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और देखिए उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, गौरव वल्लभ समेत 3 भाजपा में शामिल हुए। ये कांग्रेस को लगातार बड़ा झटका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है गौरव, सुबह दिया कांग्रेस इस्तीफा, दोपहर में ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ने वाले अनिल शर्मा राजद के उपेंद्र प्रसाद भी भाजपा में शामिल हो गए। अच्छा देखिए, आपको बता दें, कांग्रेस जैसे ही गौरव वल्लभ ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा, वो क्या कह रहे थे जरा ये भी जान लीजिए आप। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं सनातन का विरोध कब तक करूं, सनातन का विरोध मैं लंबे अरसे तक नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ उन्होंने अडानी पर भी अपनी बात रखी, जिस अडानी को पानी पी पी कर टीवी डिबेट में गौरव कोसते थे, उस अडानी की तारीफ की गई। उनके द्वारा कहा गया कि देखिए, इनसे तो देश भी चलता है, ये हमारे लिए बहुत सहायक है, मैं इनको कैसे कोस सकता हूं। तो वही चीजें कहते हैं कि राजनीति में कोई भी चीजें निश्चित नहीं होती हैं। समय समय पर चीजें परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं और ये राजनेता जो हैं वो साफ कर देते हैं इन बातों को। बिल्कुल, देखिए त्याग पत्र वल्लभ ने लिखा, ये अमर उजाला में भी खबर छपी है। त्याग पत्र में लिखा कि पार्टी जिस तरह दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे वो सहज नहीं है। और देखिए, वल्लभ भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं ये पूछकर सुर्खियों में आते 2019 बिल्कुल आए थे। डिबेट थी उस दौरान। एक ही दोनों ही जो इस वक्त सुर्खियों में आए थे, दोनों ही अब एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, संबित पात्रा भी और कल कितना दिलचस्प था, सभी मीडिया हाउसेस दिखा रहे थे गौरव वल्लभ की वो सारे के सारे बयान जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे थे, आरएसएस के लिए कहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने औद्योगिक घराने के लिए कहे थे। आज उन औद्योगिक घरानों को वो प्रमुखता से ले रहे हैं, प्रमुखता से उनकी तारीफ कर रहे हैं, अडानी का जिक्र कर रहे हैं जिसको वो पहले इतना कोसा करते थे। बहरहाल ये राजनीति है, राजनीति ऐसी ही होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनिवास ने राज्य सरकार पर लगाया है कोर्ट को गुमराह करने का आरोप। यह खबर देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से तरजीह दी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तिहाड़ में है। और सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली सरकार का संचालन करेंगे। सीएम की गैर मौजूदगी में पीछे से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है जिसमें दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ये देखिए, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिर जेल से सरकार कैसे चला सकते हैं। भले ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन ये मामला यहाँ पर शांत होने वाला नहीं है। इसे लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन भी किए थे और अगर एलजी चाहे तो दिल्ली की स्थिति में बदलाव जाहिर तौर पर हो सकते हैं। भले ही आम आदमी पार्टी का लगातार ये दावा हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा हो कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल से ही सरकार चला रहे हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। और देखिए, ऐसा नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, दिल्ली की शिक्षा मंत्री सामने आती है आतिशी, और वो कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री यही थे, हैं और आगे भी बने रहेंगे। और अभी भी लगातार, अभी कल परसों भी जब तमाम विधायक इकट्ठा होकर सुनीता केजरीवाल के आवास में जाते हैं दीपिका, तो तब भी यही बात दोहराई जाती है कि वो अपनी सीट पर जो है, अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, मुख्यमंत्री पद पर वही काबिज रहेंगे। वही देखिए, यही बात कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी कह दी थी और कोर्ट ने साफ कर दिया था कि आप देखिए किस तरीके से इस तमाम सिनेरियो को आप देखेंगे, अपने अनुसार देखिए, लेकिन इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम कोई फैसला नहीं देंगे। यदि वो अपने पद पर बने हैं तो बने रहेंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं हम ये भी पहले आपको समझा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन एलजी को भी इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि कब तक आप जेल से सरकार चला पाएंगे। बिल्कुल, चलिए आगे रुख करते हैं अगली खबर का। तो गौरव वल्लभ समेत कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। और लोकसभा चुनाव की बात है, अगर ईडी का हम बात करते हैं, देखिए ईडी लगातार जिसके बारे में जिक्र किया जाता है, ईडी का ये बड़ा दावा है कि के कविता को जमानत देना होगा गलत। ये दैनिक जागरण ने
साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि ये कविता को जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमेशा ईडी ये कहता है कि सबूतों से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। देखिए, आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कविता ने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उन्हें अगर बेल दी जाती है, अगर जमानत उन्हें दी जाती है तो जांच पटरी से उतर जाएगी। देखिए ये खबर, देखिए ये बता रहे हैं आपको किस तरीके से तरजीह दी गई है कि कविता जो लगातार गुहार लगा रही है जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत ईडी नहीं दे रही है। क्या कह रही है ईडी, संक्षेप में सुन लीजिए। बीआरएस नेता की कविता को अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। साफ तौर पे कह दिया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि 8 अप्रैल को इस पर फैसला आएगा, लेकिन ईडी लगातार ये कह रही है कि आप इस पे जमानत नहीं दें, क्योंकि ईडी या कोई भी जांच एजेंसी हमेशा ये नहीं चाहती है कि कोई भी जो आरोपी है वो जमानत पर बाहर आए, जिसमें यदि उसका पूरा मामला कोर्ट में चल रहा हो। उनका ये कहना ये होता है कि कहीं ना कहीं जो प्रूफ्स हैं उनसे साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि उनका अलग वर्चस्व है, साउथ में वर्चस्व है, और इसी को लेकर ईडी नहीं चाहती है कि वह साफ तौर पर कविता बाहर आए और सबूतों से छेड़छाड़ हो। लेकिन 8 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बिल्कुल, और बेटे की परीक्षा का हवाला देने की कविता, जाहिर तौर पर कुछ तो रीजन आपको देना ही होगा और उसी रीजन के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आता है, उन्हें जमानत मिलती है या फिर नहीं। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं हम। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चुनावी खबर, अखबार पर नजर। इस बीच बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया। चीन पर बयान देने से बच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। द हिंदू समेत तमाम पेजों ने, तमाम जो अखबार हैं उन्होंने अपने पेज पे इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन पर ऐसे वक्त में आरोप लग रहे हैं, अफीम खाकर सोने का आरोप लगाया। जब चीन भारत क्षेत्र में घुस रहा था तो खड़गे का एक टिप्पणी है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविकता नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के पास 30 जगहों के नाम बदलने के कुछ दिनों के बाद ये खबर आ गई है। और देखिए, फटाफट आपको हेडलाइंस भी बता देते हैं। देखिए, द हिंदू में हेडलाइन छपी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट सेज प्राइम मिनिस्टर स्लीपिंग ऑन चाइनीज इंट्रूजन्स। और दूसरी तरफ देखिए, अमर उजाला की हेडलाइन भी पढ़ देती हूँ दीपिका। इसमें लिखा है कि चीन भारत में घुस रहा है और सरकार तो अफीम खाकर सो रही है। ये खड़गे ने कह दिया है। देखिए, काफी तल्ख लहजा इनका नजर आया। हालांकि मामला जाहिर तौर पर काफी संगीन है, ये बहुत संजीदा मामला है, जिस पर राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया और साफ तौर पर कह दिया कि सरकार तो अफीम खाकर सो रही है और चीन जो है लगातार हमारे देश में घुस रहा है। हमारे देश के हिस्से को, अरुणाचल प्रदेश के तमाम हिस्से को जो है विदेश अपना बता रहा है। बिल्कुल। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी अपनी बात रखी है और कई मर्तबा देखिए आपने देखा भी होगा कि हमेशा से जो कांग्रेस है वह यही चीन के मुद्दे को लेकर, चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, हमेशा कहते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति है और विस्तारवादी नीति में चीन लगातार कामयाब हो रहा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को देखिए ना आप, लगातार देखिए 30 जगहों को चिन्हित करके अपना नाम दे दिया। इस पर यहाँ पर खड़गे का बड़ा प्रहार। खड़गे ने बहुत तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया कि 56 इंच की छाती की बात आप करते हैं, वो 56 इंच की छाती थोड़ी ना है। ये आप बताइए कि किस तरीके से चीन अंदर दाखिल होने की कोशिश कराए, हमारे सैनिक वहाँ पर जी जान से जुटे हुए। देखिए ये पूरे सिनेरियो को आप जरा समझिए। यहाँ पर चीन का जिक्र इस समय में किया गया जब कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चा तिवु का भी जिक्र किया था। कच्चा तिवु का जब जिक्र आया तब ये कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए इंदिरा गांधी के वक्त का जिक्र किया और कहा कि एक ऐसा क्षेत्र आपने सौंप दिया श्रीलंका को जो कई मायने में संपन्न था। बिल्कुल। और ये भी कहा कि देखिए, गांधी परिवार पर आरोप लगाने की जगह अगर आप देश के हित के बारे में सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हर रैली में आप सिर्फ गांधी परिवार को ही निशाना बनाते रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निशाना साध दिया। द हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी है। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोई व्यक्ति
सांप पर भरोसा कर सकता है लेकिन भाजपा पर नहीं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा केंद्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। तो वही बात एक बार फिर से, जहां ममता बनर्जी को देखिए, इस खबर को नवभारत टाइम्स से भी तरजीह दी है। हम दिखाना चाहते हैं इस खबर को, देखिए एनबीटी में, देखिए ये जगह आप देख पा रहे हैं। बंगाल सरकार को जब कोर्ट की फटकार लगी उसके बाद सांप का जिक्र किया कि सांप पर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पे नहीं। इन शॉर्ट आपको बता दें क्या कहा, सीएए नागरिकों को विदेशी बनाने का जाल है, ये ममता बनर्जी ने कह दिया है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, कूच बिहार में रैली की, कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है नहीं, बीजेपी पर। बीएसएफ सीआईएसएफ बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए, मोदी और ममता दोनों ने कल कूच बिहार में रैलियां की थी, खबर भी छपी है। हम आपको द हिंदू की खबर भी दिखा रहे हैं। और देखिए इसमें यह भी लिखा है, सीए को लेकर लगातार जो है निशाना जो है साधा गया ममता बनर्जी की तरफ से। विपक्ष डाल मैं पात साध रहा है। बिल्कुल, तू डाल मैं पात कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कूच बिहार में रैली की, ममता बनर्जी ने रैली की। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर निशाना साध दिया कि देखिए हम डरते नहीं हैं। सीएए को लेकर एक बार फिर से मुखर नजर आई, लेकिन अपने बगले भी झांकनी चाहिए, अपने राज्य के बारे में देखना चाहिए किस तरीके से ममता बनर्जी किन के सपोर्ट पर इस वक्त वोट बैंक को लेकर बैठी हुई है। ये ममता बनर्जी को सोचने की भी जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। हमेशा कहा गया ना, काशी मथुरा की बारी है, और कहीं ना कहीं काशी अयोध्या हो गया, मथुरा अब बाकी है, ये हमेशा कहा गया। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की जीत का भरोसा बताया है और एक बार फिर से निशाना साधा। अयोध्या के बाद काशी मथुरा मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद को कहा है कि अदालतों में मुकदमों का जिक्र किया कि हिंदू पक्ष की जीत पर उम्मीद जताई गई है। बिल्कुल, तो लगातार ये कहा जाता रहा है और इसे लेकर देखिए आप समझिए, चूंकि हमेशा से तमाम जो साधु संत है वो कहते आए हैं कि जब मुस्लिम पक्ष, यानी कि यूं कहा जाए मुस्लिम पक्ष इस बात को कहता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी मस्जिदों पर कुठाराघात है, तो आप ऐसे समझिए कि जब मुगल थे, मुगल औरंगजेब के वक्त किस तरीके से तमाम जो मंदिर है उनको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, जिसमें से आप देखिए ना, हिंदुस्तान के तमाम प्रमुख मंदिरों का हम जिक्र करते हैं। अयोध्या की बात करें, हम काशी विश्वनाथ की बात करें, मथुरा का बात करें, तो उनके बगल में तमाम बड़ी मस्जिद होती है। तो इस बात की तरजीह, यदि आप उनको खोदेंगे, उनको देखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको अवशेष जो है सबूत मिले भी हैं। दीपिका, एएसआई के जब भी सर्वेक्षण हुए हैं तो तमाम तरह के सबूत जो है वो सामने आए हैं और इसे लेकर अदालत का सहारा लिया गया। ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ कर दिया गया है। चाहे बात अगर हम बनारस की कर रहे हैं, ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, और अगर हम मथुरा की बात करें तो साक्ष्य मौजूद है, अयोध्या को तो साक्षात जिक्र हम कह सकते हैं। और तमाम कलाकृतियां मिली हैं उसमें, अंदर जो है बहुत सारे अंश मिले हैं। इसीलिए जो है इस तरह की उम्मीद एक बार फिर जो है वो जागी है और इसीलिए लगातार अदालत का रुख भी किया जाता रहा है। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पप्पू यादव ने पूर्णिया से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कल अपना दाखिल किया है पर्चा उन्होंने, और पूर्णिया सीट से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं पप्पू यादव। देखिए पप्पू यादव का पूर्णिया प्रेम जो है वो खत्म नहीं हो रहा। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया है कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन आपको बता दें, तमाम बातों को दरकिनार कर दिया गया पप्पू यादव के द्वारा, और किस तरीके से वो बेबाक तरीके से बाइक पर आपको नामांकन दाखिल करते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। पूर्णिया सीट को लेकर उनका प्रेम जग जाहिर है। मोनिका भी इस खबर को आपको लगातार दिखा रही है। आपको बता दें, यहाँ बीमा भारती ने पहले ही नामांकन दाखिल कर लिया है, लेकिन पप्पू यादव ने कहा भाई मैंने अपनी पार्टी का विलय ही इस आधार पर किया था। मोनिका, और देखिए पप्पू यादव ने कल बिल्कुल आह्वान भी किया था आम जनता से कि जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचूंगा तो तमाम लोग मेरे साथ जुटे। वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे अपने नॉमिनेशन को लेकर और इसी जगह से चुनाव लड़ने को लेकर। और अब कांग्रेस की तरफ से शायद अल्टीमेटम भी दिया गया, अल्टीमेटम दे दिया गया। आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, अखिलेश सिंह प्रदेश निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस पे सवाल तो उठेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने पहले ही कंडीशन रख दी थी कि मैं इसी कंडीशन पे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अब देखिए, यही आपने बात की, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कहा गया था कि ये स्थिति 2009 में भी बनी थी, 19 में भी बनी और अब 2024 में भी बन रही है।
पहले ही पप्पू यादव ये कह चुके थे कि कांग्रेस आरजेडी के दबाव में है, एक क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में कांग्रेस है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है मोनिका, चूंकि वाकई में कांग्रेस दबाव महसूस कर रही है। आप देखिए ना, सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूले पर विचार नहीं हो पा रहा, बातें नहीं बन पा रही, चाहे वो पश्चिम बंगाल क्यों ना हो, महाराष्ट्र का जिक्र सामने आया, और किस तरीके से यहाँ भगदड़ की जो स्थिति है वो बनी हुई इस वक्त बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझकर कांग्रेस जो है वह कहीं ना कहीं अपना स्टेप रही है। और ये पप्पू यादव, चूंकि पूर्णिया से उनका प्रेम जग जाहिर है, वो कहते हैं मैं पहले भी बहुत काम किया था, पूर्णिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, और यही बड़ी बात है कि निर्दलीय कि प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल और कर देखिए, दिया। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बिना क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे की वो किसी भी प्रदेश में जाकर जनाधार के आधार पर ही तो सीटों का बंटवारा और होगा ना। इसीलिए बिहार में चाहे वो बैकफुट पर ही क्यों हो, लेकिन गठबंधन में तो रहना ही होगा, ये मजबूरी है महागठबंधन की। भले ही आरजेडी अपनी चला रही है, कांग्रेस पहले ही किसी से वादा कर चुकी है, बावजूद इसके देखिए नतीजा क्या निकल कर आया है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। होना यही था। बहरहाल बढ़ेंगे आगे। मोदी सरकार में राहुल गांधी ने शेयर बाजार में जमकर किया निवेश, ये कहा गया है। अमर उजाला ने, जहां पिछले 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में लगभग 28% 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपए हो गई है। एफिडेविट के मुताबिक राहुल गांधी के शेयर मार्केट में 4.3 करोड़ का निवेश किया है। देखिए, कांग्रेस के समय में राहुल गांधी की निवेश की इतनी खबरें नहीं आती थी, निवेश नहीं करते थे, लेकिन अब देखिए राहुल गांधी भी लगातार निवेश कर रहे हैं। और इसे कैसे देखेंगे, देखिए अमर उजाला ने इस खबर को दिखाया है और इसमें लिखा है कि शेयर बाजार के तो माहिर निकले हैं राहुल गांधी। ये बहुत बड़ा तंज किया गया है। पहले ही फ्रंट पेज पे इसको जगह दी गई है। शेयर बाजार के माहिर खिलाड़ी निकले राहुल, 25 कंपनियों के 4 करोड़ से ज्यादा के शेयर हैं कांग्रेस नेता के पास। ये खबर जो है अमर उजाला ने छापी है। देखिए, राहुल गांधी ने इससे पहले बताया था, शेयर मार्केट को खतरनाक बताया था, टिप्पणी उन्होंने की थी। जाहिर तौर पर उन्हें केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, मौजूदा सरकार की नीतियों पर निशाना साधना था, तो ऐसे में उन्होंने टिप्पणी कर दी। लेकिन अब देखिए खुद वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कथनी और करनी में फर्क क्या होता है, और कितने बड़े खिलाड़ी निकलकर वो सामने आ रहे हैं। इतनी बड़ी जिस चीज का आप विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि ये चीज खराब है, और इसी को लेकर आप सरकार को घेरते नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग आप इसे समझिए इस तरीके से कि निवेश का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, इस शेयर बाजार को आप किस तरीके से कटघरे में लाके खड़ा करें। और अब देखिए यहाँ पर जब चीजें सामने आती है, रिपोर्ट के जरिए पता चलता है, तो आप एक दो नहीं कई कंपनियों के मालिक होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी इन्वेस्ट नहीं करते थे, और जैसे इस अखबार में जिस तरह की पंक्तियां छपी हैं काफी मजाकिल है। देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि कम से कम ऐसा तो क्षेत्र है, राहुल गांधी कह रहे थे कि कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन कम से कम कोई तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें राहुल गांधी को लग रहा है कि हाँ मोदी सरकार कुछ काम कर रही है, यही तो है। और इसीलिए मोदी सरकार के कार्यकाल में लाभ उठा रहे हैं और शेयर बाजार में अच्छा खासा दिलचस्प है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब राहुल गांधी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, और अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, और अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और भरोसा भी जाहिर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संजय निरुपम की। संजय निरुपम ने कांग्रेस आलाकमान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद संजय निरुपम ने गुरुवार को पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष किया, उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने ऐसा उनकी ओर से अपना इस्तीफा भेजने के बाद किया है। पार्टी को कार्रवाई के लिए A4 साइज का पेपर बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। संजय निरुपम ने इस बात को कहा है कि इसके लिए अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार देर शाम निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी की गुटबाजी कही गई थी कि पार्टी में गुटबाजी है, निरुपम ये कहते नजर आए थे। तो आप जरा समझिए महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, किस तरीके से महाविकास आघाड़ी के लिए, और यूं कहें कि तमाम जो पार्टियां हैं
बात हम विपक्ष की कर रहे हैं, उनको लेकर अच्छी नहीं है। और निरुपम ये कहते नजर आए थे कि आखिरकार मैं उस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील क्यों करूं। आपको याद होगा किस तरीके से जब उद्धव ठाकरे गुट ने यानी कि शिवसेना गुट ने लिस्ट जारी की थी, 17 उम्मीदवार उतारे थे, तभी से ही चीजें जो है भड़कना शुरू हो गई थी। संजय निरुपम ने एक प्रत्याशी का जिक्र किया, संजय ही नाम था उनका। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पर खिचड़ी चोर का आरोप लगा है और मैं खिचड़ी चोर पर क्यों उसका मैं प्रचार प्रसार करूं, और प्रत्याशियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। और केसी वेणुगोपाल पर भी उन्होंने निशाना बिल्कुल। साधा। उन्होंने कहा देखिए किस तरह की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है उससे उन्हें ऐतराज था, क्योंकि उनका नाम नहीं था, उनकी जो पसंद की सीट थी उन्हें नहीं मिली थी। ऐसे में वो नाराज हो गए और अब पार्टी ने कहा कि आप जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए हम आपको निष्कासित करें। तो संजय निरुपम कह रहे हैं कि मैं तो पहले से पार्टी छोड़ चुका हूं, मुझे क्या निष्कासित करेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने बखियां उधेड़ी हैं कांग्रेस पार्टी की, पार्टी में गुटबाजी है, सोनिया गांधी खड़गे आपस में लड़ते रहते हैं, राहुल गांधी आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे में ये पार्टी के बाकी लोगों को क्या समझाएंगे, कैसे संगठन को एकजुट रखेंगे, पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। ये तमाम बातें उन्होंने प्रेस वार्ता के सामने रखी और ये भी कहा कि 5 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। ऐसे में एक संगठन कैसे एकजुट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले भी जितने भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं, उनका यही कहना है कि यदि हम पार्टी फोरम पे कोई बात रखते हैं तो एक बड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए हमें गुजरना होता है। प्रोटोकॉल बहुत उसके बाद ज्यादा हम है। आला बिल्कुल। कमान से मिल पाते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी क्यों ना हो, राहुल गांधी क्यों ना हो। तो एक बहुत तवज्जो, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो ये लंबा प्रोसेस है और यही बड़ी बात है। संजय निरुपम ने कहा कि 5 गुट हो गए हैं, 5 गुटों में कहीं ना कहीं कांग्रेस बट गई है, जिसमें कार्यकर्ता के लिए और काम करने वाले तमाम नेताओं के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। अब देखना बहुत दिलचस्प ये होगा कि जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए संजय निरुपम, पार्टी का दामन छोड़ चुके, क्या वो अब बीजेपी का दामन थामेंगे। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं ये काफी गंभीर हो जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं गुटबाजी हो रही है पार्टी में, या फिर प्रोटोकॉल इतना ज्यादा है कि आला कमान से आप मिल नहीं पाते, एक आम कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचा नहीं पाता, ऐसे में संगठन में मजबूती कहां से दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी का जिक्र करते हैं। सोनिया गांधी समेत 14 सांसदों ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करी है। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया है। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा उनसे मिलने पहुंचे। सोनिया गांधी के अलावा केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और 14 अन्य नेताओं ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की है। सोनिया गांधी, जी हां, आप समझिए, राज्यसभा के लिए राजस्थान का रुख कर चुकी हैं, लेकिन अब जरा समझिए किस तरीके से अब लोकसभा में उनका पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो खत्म हो गया। रायबरेली से सांसद हुआ करती थी और इस बार रायबरेली को उन्होंने खाली छोड़ दिया। रायबरेली से अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और अब देखिए राज्यसभा का दामन थामकर राजस्थान से उन्होंने अब राज्यसभा की सांसद बन गई है। बिल्कुल, तो अब राज्यसभा सांसद के तौर पर सोनिया गांधी को जो है जाना जाएगा। लोकसभा सांसद रही हैं और बहुत लंबे वक्त तक रायबरेली से जुड़ी रही, वहां के लोगों के लिए काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखिए ना दीपिका, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले एक सीट राहुल गांधी रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक सीट सोनिया गांधी के पास ही, वो दबदबा दिखाई देता वही था। मैं कह रही हूँ, आप और इसे अभी तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई हाँ, वजूद ही नहीं है, पार्टी वजूद जमीन नहीं है खोती हुई और नजर आ रही है। आपने खुद की सीटें भी छोड़ दी, ये बड़ी बात है। रायबरेली से बहुत अच्छा वर्चस्व, अमेठी से बहुत अच्छा वर्चस्व लगातार कांग्रेस का माना जाता था। लेकिन यदि हम हकीकत देखें, जमीनी हकीकत को देखा जाए, तो 27 से 30 साल हो चुके हैं जब कांग्रेस जो है वह अपनी सियासी जमीन को उत्तर प्रदेश में तलाश रही है। यही बड़ी वजह है कि रायबरेली सीट यहां पर छोड़ दी है सोनिया गांधी के द्वारा। अमेठी का जिक्र हम कर रहे हैं। अमेठी से पिछली बार देखा होगा आपने, राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे थे और वायनाड से लड़ रहे थे। अमेठी में करारी किस तरीके से, लगातार आपको बता दें कि किस तरीके से उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और अब सिर्फ वायनाड से उन्होंने, क्योंकि जीत उन्हें सुनिश्चित नजर आती है ना वही, वायनाड से। वही, मुझे लगता है दक्षिण की जो सीटें हैं वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू अगर आप उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति की तो शुरुआत ही होती है उत्तर प्रदेश और बिहार से। और अगर आप यूपी और बिहार छोड़ रहे हैं और आप एक राजनीतिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, कहें नेशनल लेवल की पार्टी है,
तो आपका कहाँ वजूद है अगर तो आप वहीं हिंदी से भाग पट्टियों रहे में हैं? कहीं ना कहीं ही वर्चस्व है। और देखिए सोनिया गांधी इतने लंबे तम जो है इतने लंबे तक उन्होंने काम किया, विदेश से आई हैं, उसके बाद भारतीय राजनीति में कदम रखा, भले ही गांधी परिवार के लेकिन जरिए ही उनकी किसी राजनीतिक एंट्री हुई देखिए है 20 साल से और ज्यादा हो गया बिल्कुल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। आप ये देखिए एक विदेशी महिला को किस तरीके से भारत में आना, वहाँ की राजनीति को समझना, ये उनकी काबिले लोगों तारीफ ने है। एक्सेप्ट भी किया। हाँ, और जिस दौर से गांधी परिवार गुजरा है, चाहे वह इंदिरा गांधी की देखिए किस तरीके से हत्या हुई, राजीव गांधी की किस तरीके से हत्या हुई, और अपने आप में अपने आप को सक्षम करना, परिवार को संभालना और एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पर रिप्रेजेंट करना। और बिल्कुल 2004 में जो अप्रत्याशित जीत सोनिया गांधी को मिली थी उसके लिए उन्हें बहुत जाना जाता है। उन्होंने लंबे वक्त तक का काम किया सोनिया गांधी ने। तो सोनिया गांधी को अब हम राज्यसभा में देखेंगे दीपिका। लोकसभा में बहुत लंबे वक्त तक काम किया, लेकिन वो जो कमी है, वो जो लोकसभा चुनाव में वो उतरती थी, वो जाहिर तौर पर कांग्रेस फील करेगी, वो हम भी फील करेंगे। वो जो सोनिया गांधी निकलती थी प्रचार इसके प्रसार साथ पर, साथ कांग्रेस को कोई ना कोई बड़ा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वो अमेठी हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला ने अभद्र टिप्पणी की मामले में अब ये पूरा विवाद तूल पकड़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पेश इस खबर को तरजीह दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी के बाद महिला आयोग अब एक्शन में आ गई है। आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया। उनके बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार किया। बिल्कुल देखिए इस खबर को कई अखबारों में जगह मिली है, चूंकि बड़ी खबर थी कल की है। किस तरह से हेमा मालिनी पर टिप्पणी की है रणदीप सुरजेवाला ने। और देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार अभद्र टिप्पणियों का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी का मामला जो कि उन्होंने कंगना रनौत पर किया था जब उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था मंडी से, ये टिप्पणी का मामला थमा नहीं था कि नया मामला सामने आया है हेमा मालिनी को लेकर। और ये टिप्पणी भी आपको काफी अभद्र टिप्पणी है मालिनी पर रही, लेकिन अब जो है इस पर महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसा लगता है मोनिका कि लोकसभा चुनाव जो है महिलाओं और तमाम जो मुद्दे हैं, लाइक हम बात कर लें, सनातन का मुद्दा हो गया, महिलाओं का मुद्दा हो गया, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत हुई सुप्रिया श्रीनेत्र से। सुप्रिया श्रीनेत्र ने किस तरीके से मंडी पर हमला बोला और कंगना रनौत पर हमला बोला। इसके बाद किस तरीके से अब लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोला है। तो देखिए ये तमाम चीज़ें, बड़बोलापन जो है कभी कभी पार्टी के लिए हानिकारक हो जाता है। राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर बयान दिया था, हाथों हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने उस बयान को लिया। तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है, वो जो एंगल है बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए दे देगी और ये कांग्रेस को समझना होगा। शायद कांग्रेस समझने में बहुत देर देखिए शुरुआत ही ऊपर से जब हुई है, जब राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है शक्ति को लेकर, तो उसके बाद तमाम नेता जो हैं, जबकि वो लगातार उन्हें सफाई भी पेश करनी पड़ी है, बैकफुट पर भी आए हैं, बावजूद उसके बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, यानी कि ऐसा ना हो फायदा होने की जगह नुकसान और ज्यादा हो जाए कांग्रेस पार्टी को। लगातार अगर महिलाओं को लेकर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां उनकी तरफ से की जाएंगी। देखिए सस्ते लोकप्रियता का साधन भर हो सकता है, लेकिन आपको इससे बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। राजनेताओं को इसका ख्याल रखना लाजमी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। देखिए दैनिक जागरण में इस खबर को सबसे पहले तरजीह दी गई। देखिए छापा भी गया इस खबर को, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए दीपिका आपको खबर भी दिखा ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। रात होते होते, शाम होते होते जब ये खबर सामने आई थी तो सभी बहुत हैरान हुए थे। क्या कहा रॉबर्ट वाड्रा ने, जरा देख लीजिए। अमेठी वासी चाहते हैं मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। तो आपको बता दें, आम चुनाव से पहले प्रियंका के पति ने चुनाव लड़ने की इच्छा को जाहिर किया। इधर स्मृति ईरानी ने निशाना साध दिया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र में बार बार नहीं जाते हैं। वहां के लोगों को लगता है कि उन्होंने स्मृति को चुनकर गलती कर दी है। अमेठी के लोग मौजूदा सांसद से बहुत निराश हैं। ये स्मृति ईरानी के बारे में
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने कहा कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर गांधी परिवार ने बहुत काम किया। अमेठी के लोग भी वहां से राहुल गांधी की वापसी चाहते हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली पर फैसला कांग्रेस नेतृत्व ही करेगा, लेकिन नेहरू और गांधी परिवार का गढ़ रहा है। अमेठी सीट को 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी हार गए थे। देखिए मोनिका, हम वही जिक्र बार बार कर रहे हैं, किस तरीके से रायबरेली की सीट हो गई, अमेठी की सीट हो गई। ऐसा लग रहा था कि अमेठी की सीट से कहीं ना कहीं तो क्या साफ ये तौर पर सीट देखा जाए, लग रहा था कि साफ तौर पर मौका किसी और को मिल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से वही हुआ, ये सीट फिर से गांधी परिवार के पक्ष में चली गई। तो चलिए, राहुल गांधी नहीं जीत पाए, अब कोशिश जो है उनके जीजा की तरफ से की जारी। देखना होगा रॉबर्ट वाड्रा क्या स्मृति ईरानी को हरा पाते हैं चुनाव में। पहले तो ये बात तय हो जाए कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो उनका कहना है कि अमेठी की जनता चाहती है, लेकिन अभी से लेकर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। गांधी परिवार जो है वह रायबरेली और अमेठी से कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व खत्म नहीं करना चाहता। आप नहीं आएंगे तो परिवार के किसी और सदस्य को उतारेंगे, लेकिन सीट गांधी परिवार की रहेगी, ऐसा तो फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखो, चुनावी खबर अखबार पर नजर, लगातार हम आपको ये सेगमेंट इसलिए दिखाते हैं कि तमाम जो अखबार हैं उनकी सुर्खियों को आप बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझ पाएं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।